हुँ, तो मतलब आसाम मिज़ोरम वाले कैसे करते हैं कि अभी मतलब दोनों तरफ से डायलॉग्स आए हैं और हुँ, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये लोग ट्राई करेंगे क्योंकि वहाँ पहाड़ी एरिया है, वहाँ कुछ सही तरीके से मैप्ड वगैरह है नहीं, तो हुँ, उससे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि सैटेलाइट मैपिंग करेंगे। एकदम ये ये चल रहा है। वॉयलेंस पे आ जाना तो भाई बहुत एक्सट्रीम बात है। मतलब हुँ, डिबेट वगैरह हो गई, झगड़े हो गए, वो तो मतलब समझ में ही आता है। पर ये एकदम जो वायलेंस वाला सीन है तो भाई वो तो काफ़ी काफ़ी एक्सट्रीम चीज़ है। उससे काफ़ी चीज़ें और बिगड़ सकती हैं आने वाले टाइम में। हुँ, बिल्कुल भाई। और और वायलेशन पे आना ही किसी भी देश के लिए सही नहीं है जब उसके कोई 2 पर्टिकुलर स्टेट्स एक-दूसरे के खिलाफ इस हुँ, लेवल की वायलेंस दिखा दें। हुँ, बिल्कुल। तो फिर समझ ही सकते हैं अपन लोग कि उन दोनों प्रदेशों के बीच में कितनी ज़्यादा टेंशन चल रही होगी एक-दूसरे को लेकर, हुँ। इवन दो। तो इस पूरी न्यूज़ में तो यही था जहाँ तक है मेरे हाँ, हिसाब से, हाँ, इतना ही कि था हाँ, यस। ये मार रहे हैं कि संघवाद से कैसा बुरा हो सकता है, ये सब चीज़ें बस। हुँ, ऑल्दो सेकंड जो मैंने देखी, हुँ, वो मुझे दिखाई दी कि आज के एसएन घोरमडे जो नेवी के वाइस चीफ एडमिरल बन गए हैं। आज हुँ। जो मुझे दिखाई दिया। हाँ, मतलब हाँ। सैटरडे को उनने चार्ज ले लिया है। बट इस न्यूज़ से ज़्यादा इसका बैकग्राउंड ज़्यादा ज़रूरी है अगर अपन लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हुँ, तो 16 से 12 में जैसे अपनी नेवी बनी थी, तब उसको रॉयल इंडियन आर्मी या रॉयल इंडियन ने पहले आर्मी में जोड़ा जाता था, फिर बाद में रॉयल इंडियन नेवी में अलग से जोड़ा जाने लगा था 1947 के बाद में। हुँ, और हुँ, इंडियन नेवी उसका नाम हुआ था 1950 के बाद में। अभी बात की जाए तो करीबन सवा लाख नेवी पर्सनल्स हैं, 150 से ज़्यादा शिप्स हैं और 300 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं जो इंडियन नेवी के पास में हैं। और मेन हेड जो है नेवी के, वो तो करमवीर सिंह हैं ही हैं। और 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। हुँ। और बाय द वे बिल्कुल। नेवी ने ऐसा भी नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि नेवी कुछ ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं करती ये वो, जबकि अपन देखते हैं जो कि इंडिया पाक वॉर हुई या कारगिल वॉर हुई जिस टाइम पे नेवी ने ऑपरेशन तलवार वगैरह किए थे, तो नेवी ने भी काफ़ी ऑपरेशन वगैरह किए हैं, इंडिया के लिए लड़ाई-वड़ाई की है, ऐसा कुछ नहीं। हुँ, बिल्कुल। तो इस न्यूज़ में फ्रंट फ्रंट में तो केवल यही मेन था कि एसएन घोरमडे हैं जो नेवी के वाइस चीफ एडमिरल बन गए हैं, दैट्स ऑल। हुँ, बस बैक एंड में एग्ज़ाम के लिए इतना और जानना था। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर अपन बात करें, तो एक आई है कि यूएनएससी में भारत का प्रेसिडेंटियल टर्म शुरू हो चुका है। आज ऑलमोस्ट सारे, चाहे द हिंदू हो गया या दैनिक भास्कर हो गया या एक्सप्रेस ले लो, हर जगह ये न्यूज़ कवर की गई है हुँ, कि भारत ने यूएनएससी में जो प्रेसिडेंटियल टर्म है, वो शुरू हो गया है। बाय द हुँ, वे अगर यूएन में अपन बात करते हैं ना, तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में टीएस त्रिमूर्ति हैं जो अभी भारत के वहाँ पे हैं। और भारत इस बार जो बना है, भारत 8वीं बार यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। बाय द वे यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और हुँ, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनको 5 2-2 साल के लिए बनाया जाता है। हुँ, और इंडिया 8वीं बार बना है। और अगर बनने की बात की जाए कि कब क्या किया है इंडिया ने बन के, तो 1950-51 में इंडिया पहली बार बना था, जब कोरियन वॉर और रिज़ॉल्यूशन, जो कोरियन वॉर को लेके रिज़ॉल्यूशंस थे, वो अडॉप्ट करवाए थे इंडिया ने ही। 1962 से 68 के बीच, वो 67-68 के बीच में इंडिया दूसरी बार प्रेसिडेंट बना था। तब जो को-स्पॉन्सर्ड रिज़ॉल्यूशंस थे, जो मिशन साइप्रस को लेके थे, वो इंडिया की वजह से वहाँ पे यूएन में लिए गए थे। 1972-73 के बीच में देखते हैं, तो बांग्लादेश को यूएन में जब एडॉप्ट करवाना था, तो 72-73 में जब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर था, तब उसने करवाया था। 4th बार जब इंडिया मेंबर बना था, तो वो था 77-78। तब नामीबिया की इंडिपेंडेंस हो गई, अफ्रीका के जो लॉस हो गए, उनको यूएनएससी में स्ट्रॉन्ग वॉइस उठाना अफ्रीका के लिए, वो सब काम हुँ, किया था 4th बार इंडिया ने। 5th बार जब इंडिया बना था, वो था 84-85 में। तब जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें भी बेसिकली फिलिस्तीन और लेबनान का वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उसको हुँ, लेके इंडिया ने आवाज़ उठाई थी 84-85 में जब 5th बार बना था। 6th बार इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना था 91-92 में, जब पीस और सिक्योरिटी की जब बात आती ना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसमें इंडिया ने बहुत एक्टिव रोल निभाया था। और हुँ, 2011-12 की बात की जाए, तो डेवलपिंग वर्ल्ड वर्ल्ड हुआ या काउंटर टेररिज्म हुआ या अफ्रीकन राइट्स हुए, इन सब चीज़ों के बारे में इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपनी उठाए थे, अपने-अपने मतलब वक्तव्य उठाए थे, जिन पे काम भी किया गया बहुत ज़्यादा यूएन के द्वारा। हुँ, अब ठीक है। इस बार की अगर बात की जाए, तो
इस बार जब इंडिया बना हुआ है 2 साल के लिए मेंबर, तो इंडिया का कहना ये है अपने ऑफिशियल्स का कि मरीन टाइम सिक्योरिटी हो गई, काउंटर टेररिज्म हो गया, पीस कीपिंग ट्रीटीज़ हो गई और इवन दो जो म्यांमार का मुद्दा अभी चल रहा है कि वहाँ रूलिंग पार्टी को हटा दिया गया है और आर्मी कूप कर दी गई है, आर्मी के जनरल्स वगैरह ने सीधे गवर्नमेंट को हड़प लिया, देश पे कब्ज़ा कर लिया है। तो हुँ, ये सब चीज़ चल रही है, इनको इंडिया कह रहा है कि हम इसमें उठाएँगे। हुँ, अब यूएनएससी की बात करें तो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये यूएन के 6 अलग-अलग मेन ऑर्गन में से एक होती है, जो कि यूएन का जो लॉ है उसके आर्टिकल नंबर 23 के तहत यूएनएससी बनी हुई है, हुँ, जिसमें 2-2 साल के लिए मेंबर्स चुने जाते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। अब हुँ, नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर बात की जाए तो कहाँ-कहाँ से 10 चुने जाते हैं, 5 तो अफ्रीका और एशिया में से चुने जाते हैं। 1 बंदा ईस्टर्न यूरोप से चुना जाता है, 2 लोग वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्रीज़ से चुने जाते हैं और 2 लोग लैटिन अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड से चुने जाते हैं। तो ऐसे ये हुँ, 10 लोग हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर हमेशा रहते हैं। और अगर बात की जाए ना कि इंडिया ने अभी यूएन के लिए क्या करके दिया है, तो इंडिया जैसे ही अपना एक तरह से गवर्न करेगा, जैसे ही पावर में आएगा यूएनएससी में अपनी टर्म में, तो इंडिया का कहना है कि यूनाइट अवेयर करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो टेररिज्म के बारे में कहाँ कितना फैल रहा है, कहाँ उससे कितनी घटनाएँ हो रही हैं, करंट में उससे रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही हैं अलग-अलग देश में, इन हुँ, सब की जानकारी देगा यूएन को। तो यूनाइट अवेयर जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो यूएन के लिए इंडिया ने बनाया है। ये हुँ। अगर देखा जाए तो ओवरऑल इस न्यूज़ में था। आगे और पीछे भी जो कवर करने का था वो इतना ही सब चीज़ें थी। हुँ। अभी वो एडिटोरियल जो ये वाला था, क्या नाम है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में जो था कि हाँ, हाँ। कैसे-कैसे करके आगे आगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है और जितने हुँ, देश हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर जो रख रहे हैं, तो है हुँ, कि हुँ, अब ये जैसे फुकुशिमा जब से हुआ है तो ये चीज़ बहुत मेनस्ट्रीम में रहती है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है तो न्यूक्लियर उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं? हर जगह हम देख रहे हैं कि भाई सेफ्टी के रेगुलेशंस यूएन वगैरह लाते रह रहा है अभी कुछ 10 सालों में। तो हुँ। उसी उसका जो आर्टिकल है उसका बैकग्राउंड तू बता दे? अ, बेसिकली यही था कि अर्थ पे जो कचरा इकट्ठा हो रहा है एक तरीके से लो कि हुँ, ये सब चीज़ें अलग-अलग जगह से कचरा इकट्ठा हो रहा है, चाहे हेवी इंडस्ट्रीज़ को लेके ले लें, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेके ले लें। ये सब चीज़ें अपन लोगों को और इवन तो उसमें देखा इस आर्टिकल में जेफ बेजोस की भी एक बात की गई थी कि हुँ, उन्होंने हुँ। तो ये तक कहा है कि इनको हम स्पेस में भेज देंगे ये कचरा को। हाँ, यहाँ तक हाँ। कि पॉल्यूटेड हेवी इंडस्ट्रीज़ है उन सबको स्पेस में स्थापित कर देंगे जिससे क्लाइमेट चेंज है उसको रिवर्स किया जा सके और अर्थ जैसे पहले जैम था उसको वैसे जैम वापस बनाया जा सके। हुँ, और इसमें एक चीज़ दी गई थी कि आईएईए जो संस्था है उसके जो डेप्यूटी गवर्नर हैं, उन्होंने 2007-8 में एक कमेटी बनाई थी, जिसको 2020 तक न्यूक्लियर टेक का पता लगाना था कि किसमें कैसे-कैसे बढ़ोतरी हो रही है, उससे क्लाइमेट चेंज पे क्या असर पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सब चीज़ की जानकारी रखनी थी और एनर्जी की डिमांड कैसे-कैसे पूरी होगी, इन सब चीज़ों को देखना था। हुँ, और देखा जाए तो उस उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है, उस हिसाब से देखा जाए तो उनका कहना ये है कि न्यूक्लियर से इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, एनर्जी की डिमांड और ज़्यादा पूरी होती है। एनवायरमेंटल जो खतरे होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि जहाँ पे भी अपन न्यूक्लियर एनर्जी बनाना शुरू करते हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो और जो ऊर्जा के संयंत्र हैं, चाहे वो तापीय ऊर्जा संयंत्र ले लें जिनमें अपन कोयला जला रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ ले लें एक्स, वाई, जेड, तो हुँ, उन सब से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल्स है, जो एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी से उससे कम पहुँचाता है और एनर्जी की डिमांड पूरी भी करता है। बट दूसरी तरफ जैसे अभी तूने कहा कि 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा डायची हो गया था, हुँ, फिर लाखों लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा था। तो उन सबको देखते हुए मैं कहना है कि टाइम के साथ में ओपिनियन में लोगों के चेंजेस भी आए हैं। लोगों को हुँ, पता है कि अगर अपन को न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है तो उसका अच्छे से सर्विलेंस भी रखना है, उसको अच्छे से देखते भी रहना है और ऐसा नहीं है कि अपन लोग केवल उसको इम्प्लीमेंट करके छोड़ सकते हैं, नहीं, टाइम-टाइम पे उसकी सर्वेइंग और ये सब चीज़ें जारी रखनी पड़ेंगी अपन को। हुँ, बिल्कुल। वरना वो कितना खतरनाक हो सकता है वो अपन ने देखा जब भूकंप आया था और वहाँ पे रिएक्टर फट गया था, हुँ, फिर सुनामी आ गई थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। हुँ, तो इस आर्टिकल में टोटल देखा जाए यही सब चीज़ें हैं, जो जानने के लिए ज़रूरी है। हुँ, अब नेक्स्ट की बात की जाए तो द हिंदू में एक आर्टिकल है ऑल इंडिया कोटा के ऊपर, हुँ, जो मेडिकल में अभी रिज़र्वेशन दिया हुआ है ओबीसी को। तो उसकी हेडलाइन ही ये है कि मतलब काफ़ी देर से मिला है इन लोगों को। हुँ, हुँ। और मद्रास हाई कोर्ट जो वर्डिक्ट है और जो द्रविड़ मन्नेत्रा
जो कछगाम कम्युनिटी है, उन लोगों मतलब इन लोगों की वजह से ये चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट हो पाई, नहीं तो हो सकता था और भी टाइम लग जाता। हाई कोर्ट के हुँ, वर्डिक्ट्स वगैरह की वजह से ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाई। अब अपन लोग ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो ये चीज़ क्या है, देखो 1986 से पहले किसी भी मेडिकल स्कूल में किसी भी प्रकार का एमबीबीएस, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के लिए कोई कोटा नहीं होता था। क्योंकि हुँ, देखो कोटा का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि रिजर्वेशन। रिजर्वेशन एक टोटली अलग थिंग है। ऑल इंडिया कोटा का मतलब ये है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक से दूसरी जगह जाते हैं। मान लो कहीं पे कोई जॉब कर रहा है, कहीं से दूसरी जगह जॉब करने लगा, तो वो सीटें मेडिकल स्कूल्स की जो केंद्र के पास अलग से हैं, कि उनमें कितने बच्चे चुने जाने हैं, ये केंद्र तय करेगा। हुँ, क्योंकि अपन जब देखते हैं ना मेडिकल स्कूल्स अलग-अलग हैं, तो उनमें 85% सीटों को तो तय करता है राज्य सरकार के, हमें इतना, 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 इतना परसेंटेज रखना है, इन-इन बच्चों को लेना है, इतने परसेंट से ऊपर बच्चों को लेना है, ये वो। लेकिन ऑल इंडिया कोटा में जो सीट्स होती हैं, उन पे केंद्र सरकार तय करती है और वो सीटें 1986 से 15% सीटें रिज़र्व कर दी गई थी, कि ये केंद्र सरकार तय करेगी कि इन पे किन लोगों को लेना है, कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, ये सब चीज़ें। क्योंकि बहुत सी राज्य सरकारें हुँ, ऐसी भी है ना कि उन्होंने आपस में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि इस जगह से बंदा आएगा तो इतना परसेंट चाहिए, इस जगह से बंदा आएगा तो इतना परसेंट चाहिए। तो ये भेदभाव ना हाँ, हो, उस वजह से केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया कोटा बनाया था 15%। अब हुआ क्या था, 2007 तक ऑल इंडिया कोटा में, राज्य सरकारों के कोटे में जो 85% सीटें हैं, उनमें तो पहले से रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो गया था। हुँ, बट ऑल इंडिया कोटा में कोई रिजर्वेशन नहीं था 15% सीटों में, मेडिकल्स की। उन हुँ, 15% सीटों में 2007 में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन आ गया था। बट उनमें ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। अभी केंद्र सरकार एक बिल लेके आई जो कि सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिसर्च इन ओ सेंट्रल जो सॉरी अभी केंद्र सरकार एक बिल लेके आई जिस बिल का नाम है सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2007। हुँ, वही 2007 वाला जिसमें एससी-एसटी का उन लोगों ने कोटा डाला था। उसी में अमेंडमेंट लेके आई है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और उन्होंने 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा भी ऑल इंडिया जो कोटा है उसमें 10% इन लोगों के लिए भी आरक्षण सेट कर दिया है नीट एग्ज़ाम्स में। हुँ, ठीक है। इससे क्या हो जो कहना ये है कि जो दबे तबके हैं उनको डोमिशियल फ्रीडम मिलेगी, उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे, सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय मिलेगा, ठीक है? हुँ, क्योंकि ओबीसी के लिए अगर सीधा-सीधा देखा जाए, तो अपन बात करते हैं अगर यूजी की तो 1500 सीटें तकरीबन एमबीबीएस में और पीजी की तो 2500 सीटें तकरीबन पीजी में बढ़ जाएँगी उनके लिए। और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की तो हुँ, 550 सीटें ऐसी हैं जो एमबीबीएस के लिए और पीजी की अगर बात करते हैं तो तकरीबन 1000 सीटें ऐसी हैं जो ईडब्ल्यूएस के लिए पीजी में रिजर्व हो जाएगी। हुँ? हुँ, ये पूरे के बारे में यही सब दिया हुआ है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट न्यूज़ की अपन लोग बात करते हैं तो एक न्यूज़ आई है रेलवे जीपीएस के बारे में। अपन लोगों ने देखा ना कि भाई इंडिया में ट्रेन्स कितनी-कितनी लेट होती हैं। कई-कई बार तो अपन लोग देखते थे पहले के टाइम पे लोग 3-3 घंटे कहते बाद में पहुँचते थे। उनको पता था कि 1 घंटे 3 घंटे ही लेट लेट ही आती है ट्रेन, ये कभी टाइम। हुँ, हाँ, बिल्कुल। अब फिर भी स्थितियाँ पहले के हिसाब से देखा जाए तो सही हुई है। तो रेलवे ने क्या किया है, रेलवे खुद से जीपीएस को इन्वॉल्व करेगा रेल टाइमिंग को सुधारने के लिए। हुँ, रेलवे का इंटीग्रेटेड जीपीएस सिस्टम बनाया जाएगा जो रेल टाइमिंग को और ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए काम करेगा। क्योंकि रेलवे रूल बुक का रूल नंबर 4.07 है, जो कि टाइमिंग पे रिलाई करता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर टाइमिंग से ज़्यादा ट्रेन लेट नहीं होनी चाहिए। वरना उसको भी लोगों की प्रॉब्लम्स होती है ना उससे बहुत ज़्यादा। हुँ, बिल्कुल। और लोगों के भी तो कुछ राइट्स है कि हाँ भाई मैंने पैसे दिए हैं तो हमें टाइम पे पहुँचने का अधिकार है। तुमने अगर हुँ, पैसे लिए तो रूल नंबर 4.07 को ज़्यादातर स्टेशंस मानते नहीं हैं। सच वाली बात ये भी है, हुँ, कि वो अपने हिसाब से भी ट्रेनों को लेट करवा लेते हैं, कह रहे आधे घंटे लेट चली जाएगी कोई बात नहीं है, ये काम हो जाने दो पहले। हुँ, उस रूल को और अच्छे से और ज़ोर से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए रेलवे जीपीएस का इन्वॉल्वमेंट करेगा अपनी सारी रेलों में और जीपीएस पोज़ीशनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएगा रेलवे में। ये हुँ, रेलवे इंडस्ट्री का ये पीआईबी में भी आया है मैडम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ आई है, जिसमें उन्होंने कहा है जो डर्क आर्किटेक्चर है ना, हुँ, डच लोग आए थे क्योंकि देखा जाए इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी, फ्रेंच ये वो बहुत सारे लोग आए थे। तो 1656 में कुछ
डच आर्किटेक्चर्स बनाए गए थे, तो उनके रिस्टोरेशन की बात की गई है इस आर्टिकल में कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि इन डच आर्किटेक्चर्स को जो इस समय एकदम मतलब मरने की हालत में पहुँच चुके हैं, कि वो भाई साहब गिर जाएँगे, खत्म हो जाएँगे अगर उनको अच्छे से अभी से उनका रिस्टोरेशन नहीं किया गया तो। तो हुँ, तकरीबन 200 ग्रेव्स हैं और भी 10-15 अलग-अलग आर्किटेक्चर्स हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। उनको रिस्टोर किया जाएगा वेस्ट बंगाल में। बाय द वे हुँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था, जिसके पहले फाउंडर या हेड कह लो, वो अलेक्जेंडर कनिंघम कहे जाते हैं इंडिया में। हुँ, और अभी अगर कहा जाए तो वी विद्यावती हैं जो इस समय हेड हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो उसमें दिया हुआ है कि यूएन ने वार्न किया है, यूनाइटेड नेशंस ने, ये हुँ, संडे की न्यूज़ है कि यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया है कि 23 ऐसे देश हैं जहाँ पे हंगर को लेके और ज़्यादा टेंशन बढ़ने वाली है, हुँ, कि जो अभी हालत चल रहे हैं उनमें हंगर को लेके भूखमरी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और उसमें नंबर 1 जो बताया गया है वो बताया गया है इथियोपिया। कहा हुँ, गया है इथियोपिया में 4 लाख प्लस प्लस लोग हैं जो इस समय भी भुखमरी से जूझ रहे हैं। और आगे ये नंबर और ज़्यादा बढ़ेगा और वो उसमें अगले आने वाले 10 सालों में और ज़्यादा भुखमरी आएगी। तो अ, देखा जाए यही सब कहा गया है कि अपन लोगों को फूड को कंज़र्व करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, अपन लोग फिर भी लोग और देखा जाए इंडिया में तो ऐसा कल्चर ही नहीं है ब्रो। क्योंकि हुँ, लोग अगर झूठा खाना होता ना तो भले ही उन्होंने थोड़ा-सा खाया हो, वो पूरा का पूरा फेंक देते हैं होटल्स वगैरह में। जबकि हाँ, सच वाली बात ये है कि अपन लोगों को उसको भी पैक करवा के घर ले आना चाहिए, खाना फेंकना नहीं चाहिए। इवन दो हुँ, तुमने उसका पैसा दिया है, बट इससे तुम्हें वो राइट नहीं मिल जाता कि तुम खाना बर्बाद करो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बहुत से लोग भूखे सोते हैं अपने देश में इवन दो। हुँ, तो ये यूएन की जो रिपोर्ट थी वो हंगर हंगर को लेके कि हंगर को लेके 23 देशों को वार्न किया है, उसमें नंबर 1 पे इथियोपिया है। हुँ, दैट्स ऑल, इसमें ही था। अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो एक आई है राशिद हुसैन को लेके, हुँ, जो कि यूएसए में अटॉर्नी नियुक्त कर दिए गए हैं इंटरनेशनल फ्रीडम के। हुँ, इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम जो है वो यूएसए के पहली बार ऐसा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, तो नियुक्त किया गया है जो मुस्लिम है, राशिद हुसैन अच्छा, को लेके। हुँ, इसलिए ये चीज़ें और ज़्यादा न्यूज़ में है और इसी वजह से ये एग्ज़ाम्स के लिए और ज़रूरी बन जाता है। हुँ, अब अगर अपन नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, तो कल की बात करते हैं। कल जैसे ओलंपिक में, हुँ, तो कल ओलंपिक में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीत लिया। हुँ, तो अपन को थोड़ा बहुत इसके लिए बेसिक पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है, जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं और अच्छा, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जो रैकेट की है वो भी जीती थी। पीवी हुँ, सिंधु कहाँ से हैं? 26 साल की हैं और हैदराबाद की हैं। इस बार उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और हुँ, मेबी अभी तो खेलेंगी आगे, हो सकता है गोल्ड भी जीत लें। हू नोज़, देखते हैं। हुँ, तो इस न्यूज़ में तो इतना ही है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो इंडिया चाइना हॉटलाइन एस्टेब्लिशमेंट को लेके आज के पेपर में एक न्यूज़ है कि इंडिया और चाइना के बीच में हॉटलाइन्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। अब यहाँ हॉटलाइन्स क्या होते हैं? ऐसी जगह जहाँ से जहाँ पे आपसी में चल रहे विवाद, इंडिया चाइना को देख लेके अपन लोग देखते हैं ना कि लद्दाख वगैरह को लेके और इन सब को लेके विवाद चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। हुँ, तो हुँ, इंडिया चाइना में जो विवाद चल रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए इंडिया में देखा जाए तो कारगाला एक जगह है जो कि नॉर्थ सिक्किम में है, उसको अपन लोगों ने हॉटलाइन बनाया है। और अगर अपन लोग चाइना की बात करते हैं तो उनकी जो आर्मी है पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी, हुँ, उन्होंने कम्हा दजोंग करके एक जगह है जो उनकी तरफ है, उसमें उन्होंने एक हॉट लैब बनाया, हॉट लैब। तो उनसे क्या होगा, ये दोनों आपस में फ़ोन से जुड़े रहेंगे और एक-दूसरे से बात करते रहेंगे। ये क्या है कि देखो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को खत्म करने का 2 देशों की टेंशन हो या 2 लोगों की टेंशन हो, सबसे बढ़िया तरीका होता है बात करना। बात हुँ, करना सबसे पहले ज़रूरी है।
और ये बनाया ही ये सोच के गया है कि दोनों देशों में बात शुरू हो, लगातार अब ऑलमोस्ट डेली बात होगी अपने आर्मी जनरल्स की, उनके भी अपने की भी, कॉल्स से। हुँ, और जब हॉटलाइन्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो इससे क्या होगा, धीरे-धीरे करके बातें होंगी, तो चीज़ों को रिज़ॉल्व किया जाएगा उस एरिया में, इसलिए बनाए गए हैं इंडिया और चाइना के बीच में। तो हुँ, इसमें अपने लिए जो पेपर के लिए देखा जाए तो वो ज़रूरी हो जाता है कारगा लॉ जो इंडियन नॉर्थ सिक्किम बनाया है, और पीएलए जो पीपल लिबरेशन आर्मी ने बनाया है चाइना की, उन्होंने खंबा दजोंग में बनाया है। ये 2 हुँ, जगह ज़रूरी हो जाती हैं अपन लोगों को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। बाय द वे इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख को लेके 12 राउंड की मीटिंग तो हो ही चुकी है, अपन लोग देख चुके हैं। हाँ, हाँ, और आगे भी धीरे-धीरे चीज़ें जहाँ तक है सही की तरफ बढ़ेंगी, अनुमान तो यही है, देखते हैं। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो 2 छोटी-छोटी न्यूज़ हैं। पहली तो ये है कि सूर्योदय, दिल्ली सरकार ने जो अपने नशा मुक्ति केंद्र बनाए हैं, उनका नाम सूर्योदय रखा गया है। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सूर्योदय क्या है? तो तुझे पता हुँ, होना चाहिए सूर्योदय नशा मुक्ति सेंटर्स हैं जो दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। और दूसरी ठीक है। तरफ लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है सॉरी। और दूसरी तरफ लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि पूनावाला को मिल गया है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है, जो अपना कोविशील्ड बनाती है, उसके हेड हैं पूनावाला। हुँ, और उनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा इस साल। क्योंकि देखा हुँ, जाए उन्होंने ही बहुत ज़्यादा देखो वैक्सीन बना के उन्होंने काफ़ी लोगों की जान बचाई है। क्योंकि हुँ, वैक्सीन है जो लोगों को इम्यून करती है कोरोना के खिलाफ देखा जाए। तो पूनावाला को इसी के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा इस साल। हुँ, ये दोनों न्यूज़ हैं इसमें। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो आज के द हिंदू में एक और आई है, वो है आयुष मंत्रालय को लेके। बाय द वे हुँ, आयुष मंत्रालय के अगर हेड की बात की जाए तो वो सर्बानंद सोनोवाल है। ओके, अब आ आयुष मंत्रालय को लेके अश्वगंधा वाली। हाँ, अब देखो आयुष मंत्रालय जब अपन देखते हैं ना, हुँ, तो आयुष मंत्रालय को लेके अगर न्यूज़ की बात की जाए तो न्यूज़ में तो केवल इतना है कि लंदन की जो स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन है, उसके साथ में अपन लोगों ने अश्वगंधा को लेके रिसर्च की बात की है। हुँ, अश्वगंधा को बाय द वे इंडियन विंटर चेरी भी कहा जाता है। तो हुँ, ये लोग क्या करेंगे 500 ग्राम की टैबलेट्स बनाएँगे छोटी-छोटी और वो लोगों को खिलाएँगे। उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और टेंशन कम करने के लिए इन सब को लेके बनाएँगे ये टैबलेट्स। हुँ, हुँ, अश्वगंधा होता ही इसीलिए है। हुँ, और देखेंगे ये देखेंगे कि हाँ, अश्वगंधा इस पे कैसे-कैसे काम कर रहा है। अपना जो यूके की लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन है और अपनी आयुष मंत्रालय दोनों मिलके अश्वगंधा पे काम करेगा। हुँ, अब अगर आयुष मंत्रालय की बात की जाए तो देखो ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग सोचते हैं ना कि आयुर्वेद पे पहले से कोई काम हो नहीं रहा था। मोदी सरकार ने आके आयुष मंत्रालय बनाया तभी से हुआ। नहीं, हुँ, 9th 5 ईयर प्लान को अपन लोग अगर देखते हैं या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को देखते हैं तो उनमें भी आयुष को लेके और आयुर्वेदा को लेके बहुत सारा काम चल रहा था। बट हुँ, इसको लेके एक अलग मंत्रालय बनाना ये काम अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया है। हुँ, अब बिल्कुल। आयुष का फुल फॉर्म कहा जाए तो ए से आयुर्वेदा, हुँ, वाई से योगा, यू हुँ, से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। ये है हुँ, टोटल। लेकिन इसमें बाद में 2 चीज़ें और जोड़ दी गई। एक तो नेचुरोलॉजी जोड़ दी गई थी और दूसरी जो सोवा रिगपा होती है, जो कि पहाड़ी इलाकों में मतलब एक तरीके से ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है ये सब अलग-अलग। और हुँ, सोवा रिगपा पहाड़ी इलाकों में एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। उन सब पे भी रिसर्च करने का काम आयुष मंत्रालय ने ही ले लिया है। तो हुँ, अब आयुष मंत्रालय पे टोटल 7 चीज़ें हैं। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरलोपैथी और सोवा रिगपा। इन हुँ, 7 ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पे आयुष मंत्रालय शोध का काम करता है और उनसे नई-नई चीज़ें निकालता है। ये हुँ, पूरा है इस न्यूज़ में देखा जाए तो। ठीक यहाँ है। पे ये न्यूज़ खत्म हो जाता है। अब अपन एक ओलंपिक की न्यूज़ की और बात करें तो कल इंडियन हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में 49 इयर्स के बाद अपनी जगह बना ली है। इंडियन मेंस हॉकी टीम की बात कर रहा हूँ मैं। हुँ, और देखा जाए तो अगर इंडिया के पास में अभी तक देखा जाए ना ओवरऑल ओलंपिक्स में तो टोटल 9 गोल्ड है जिसमें से 8 गोल्ड सीधे-सीधे अपन को हॉकी ने दिलाए हैं। केवल 1 गोल्ड है जो इंडिविजुअल दिलाया हुआ है वो है अभिनव बिंद्रा के पास में हुँ, 10 मीटर एयर राइफल में। तो एयर पिस्टल। और अगर देखा जाए तो अगर टोटल मेडल्स की बात करें कि इंडिया के पास ओलंपिक में कितने हैं, तो 9 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज हैं।
और इसमें मैं इस साल के अभी जो 2 मिल चुके हैं इनको भी जोड़ के बता रहा हूँ। तो हुँ, टोटल अपने पास में 30 जो मेडल्स हैं हो चुके हैं। और हुँ, उसमें से केवल हॉकी में देखा जाए तो 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज हैं। तो अपन देख सकते हैं कि हॉकी में अपने पास में कितने मेडल्स हैं। फिर भी पिछले 50 साल से तकरीबन क्या हालत चल रही है अपन लोगों की हॉकी। हाँ, बिल्कुल। और देखा जाए तो सब लोगों को आशा तो है कि हाँ, हॉकी फिर से उसी जगह पे पहुँच पाएगा जहाँ पे वो पहले था। बाय हुँ, द वे अगर हॉकी की बेसिकली बात की जाए, लोग कहते हैं ना 50 साल से एकदम से ऐसा क्या हुआ कि हॉकी में अपने मेडल्स आना बंद हो गए, क्योंकि अ, कोई तो प्रॉब्लम होगी ना कि जब हुँ, अपन हुँ, लगातार हॉकी में इतना अच्छा खेलते तो एकदम से 50 साल ऐसा क्या हुआ? हुँ, बेसिकली देखा जाए तो हॉकी के जो मैचेस हैं वो ओलंपिक में खेले जाते थे ग्रास ग्राउंड पे, और इंडिया हुँ, में भी ग्रास ग्राउंड पे खेले जाते थे, तो अपने यहाँ यहाँ पे लोग वहीं पे प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पे भी। हुआ क्या, 50 साल पहले जो ओलंपिक हुए थे, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे थे, तो 50 साल पहले ओलंपिक हुए थे, उनमें सीधे के सीधे हार्ड कोर्ट पे खिलवाना शुरू कर दिया हॉकी के मैचेस। और अपने यहाँ के हुँ, प्लेयर्स प्रैक्टिस करते थे ग्रास ग्राउंड में, तो हुँ, उनके लिए हार्ड कोर्ट पे खेलना ही मुश्किल हो गया। और इंडिया में ऐसी फैसिलिटीज़ और ये सब नहीं थी कि उस समय हार्ड कोर्ट्स और ये सब बनाए जा सकें, उस हुँ, इंटरनेशनल लेवल के हार्ड कोर्ट्स। तो इस वजह से अचानक ही अपन लोग जो ओलंपिक जीतते थे, इंडिया कभी एक टाइम पे नंबर 1 था, अचानक हारना शुरू हो गया था उस हुँ, टाइम। और बाय द वे कल ब्रिटेन को हरा के अपना जो है इंडिया है वो सेमीफाइनल में पहुँचा है। हुँ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये पूरा है हुँ, इस न्यूज़ में। अगर न्यूज़ में जो था वो भी अपन ने कवर कर लिया, जो बैकग्राउंड उसका जो पहले था वो भी इसमें कवर कर लिया अपन हुँ, ओलंपिक को लेके। अब अपन लोग बात करें, एक न्यूज़ और आई है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी करते हैं ना, पत्थरबाजी में शामिल होते हैं, हुँ, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियाँ दी ही नहीं जाएँगी अब से। ना ही उनको इंटरनेशनल या ना ही उनको पासपोर्ट दिया जाएगा कि वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकें। हुँ, मतलब किसी भी प्रकार का बंदा जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी में शामिल होता है, उसे किसी भी प्रकार की सरकारी मदद, कोई भी चीज़ नहीं दी जाएगी आज के बाद से। ये जम्मू कश्मीर के लोगों पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है आज से। ठीक है। ऑल्दो एक अगली जो न्यूज़ आई है, वो आई है ई-रूपी को लेके, हुँ, कि मोदी जी आज लॉन्च करेंगे ई-रूपी को, जो एक तरीके से प्रीपेड ई-वाउचर्स हुआ करेगा। हुँ, जो कि प्रीपेड प्रीपेड ई-वाउचर सिलेंडर्स हुआ करेंगे, जिससे क्या होगा, अब तुम्हें लोगों से कोई लिंक माँगने की या कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक ई-रूपी वाउचर खरीद सकते हो, जो वाउचर कोड उन्हें दे सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, तो लोग उससे तुम्हारे लोगों को पैसे की जगह तुम वाउचर दे सकते हो एक तरीके से। हुँ, तो मोदी जी आज उसका इनॉग्रेशन करेंगे। देखो, ई-रूपी वाउचर से क्या होगा, केंद्र सरकार ने ये बनाया क्यों है? पहली बात तो डिजिटलाइज़ेशन में बढ़ेगी। हाँ, दूसरा, ट्रांसपेरेंसी आती है जब भी डिजिटल रुपए का लेन-देन किया जाता है तो। थर्ड, ऐसे वाउचर आएँगे तो कॉन्टैक्टलेस अपन लोग पैसे दे पाएँगे, पैसे ले पाएँगे, जो कि कोरोना काल में देखा जाए तो और ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, अब अगर ई-वाउचर की बात की जाए या ई-रुपए की बात की जाए, ई-रूपी, ये बनाया किसने है? तो ये एनपीसीआई ने बनाया है, उसी ने जिसने यूपीआई और भीम ऐप वगैरह बनाए हैं। हुँ, दैट्स ऑल। इस न्यूज़ में इतना ही है, देखा जाए ठीक तो। है। अब अगर अपन नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो एक न्यूज़ आई है आमेरगढ़ फोर्ट को लेके, हुँ, कि आमेरगढ़ जो फोर्ट है, जिसको अमरगढ़ फोर्ट भी कहते हैं बहुत से लोग, वहाँ पे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, दंगे हो गए, लोग लड़ गए आपस में। हुआ क्या है, एक ग्रुप है हिंदू आउटफिट, हुँ, और दूसरा ग्रुप ग्रुप है जो लोकल लोकल मीना ग्रुप है। तो हिंदू आउटफिट और लोकल मीना ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये पूरा आमिरगढ़ फोर्ट को लेके। क्योंकि हुँ, लोकल मीना ग्रुप का कहना ये है कि ये लोकल मीना के ही रूलर्स ने बनवाया था, और हिंदू आउटफिट्स लोगों का कहना ये है कि ये राजपूत लोगों ने बनवाया था, क्योंकि वो राजपूतों को ज़्यादा करते हैं। तो हुँ, इसको लेके हुआ क्या है, सैफरॉन फ्लैग्स जो वहाँ पे राजपूतों ने लगाए थे वो फाड़ दिए गए। उन्होंने बदले में मीना ग्रुप्स के जो वो थे, क्या कहते हैं, फ्लैग्स, उनको हटा दिया, फेंक दिया, ये सब चीज़ें कर दी। तो इनको लेके पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आमिरगढ़ फोर्ट में। देखो, पहले ही तो अगर देखा जाए ना, वैसे ही लोगों ने पहले तो लोगों को धर्मों में बाँट रखा है। उसके बाद धर्मों में भी जातियों में बाँट रखा है, और ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि ग्रुप्स में भी सब ग्रुप्स बाँट रखे हैं लोग।
वही ना कि हुँ। लड़ने का मुद्दा चाहिए, दैट्स व्हाई, सिंपल। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इस पे जो भी फैसला आएगा, वो तो सरकार लेगी। सरकार कोशिश तो कर रही है हाँ, बीच में इंटरफेयर करके और सब सुलझाने की। हुँ। देखते हैं क्या होता है। ये पूरा जो ज़रूरी है इस न्यूज़ में। और आमेरगढ़ अगर फोर्ट की बात की जाए, तो वो कहाँ पे? राजस्थान में बाय द वे। अब एक न्यूज़ आई है, जो आई है सीता रिवर को लेके। हुँ। हुँ। पीडब्ल्यूडी, पोर्ट्स एंड फिशरी डिपार्टमेंट और दूसरा जो वहाँ की राज्य सरकार का माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट है। इन हुँ। तीनों ने मिलके सीता रिवर पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये सब चीज़ें शुरू कर दी थी। हुँ। हुँ। सीता रिवर बाय द वे कर्नाटक में। ओके। तो उस चक्कर में हुआ क्या, जो अपने एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने हुँ। 2 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया है इन लोगों पे और ये सारी चीज़ें बंद करने को कहा है। क्योंकि हुँ। जब अपन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें एक एक्ट है जिसको कहते हैं कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन एक्ट 2011। हुँ। उसमें कहा ये गया था कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें कितना इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होना चाहिए कि वहाँ की बायोडायवर्सिटी भी बनी रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए जो ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को लेके बात कही गई थी। हुँ। तो उन रूल्स को पीडब्ल्यूडी, पोर्ट फिशरी डिपार्टमेंट और जो माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये तीनों मिलके तोड़ रहे थे। तो इसी को चलते एनजीटी ने इन पे फाइन लगाया है। अब अगर थोड़ी सीता रिवर की बात की जाए, तो जो सीता नदी है, वो नेचर कैंप से स्टार्ट होती है और हंगरकट्टे पोर्ट है एक, जो कि अरेबियन सी में है, उसमें जाके गिरती है। मतलब ईस्ट टू वेस्ट बहती है वो, लिटरली। और हुँ। ये तकरीबन 60 किलोमीटर बहती है और अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। बहुत छोटी हुँ। नदी है, केवल कर्नाटक में ही चलती है। लेकिन नदी छोटी हो या बड़ी हो, बायोडायवर्सिटी में हर नदी रोल निभाती है और हर हाँ। नदी को कंज़र्व करना अपना काम है। तो हुँ। और बाय द वे अगर एनजीटी की थोड़ी बात कर लें, तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा बनाया गया था और इसके वर्तमान में अगर सीईओ की बात की, वो अध्यक्ष की बात की जाए वर्तमान के, तो वो आदर्श आदर्श कुमार गोयल है। हुँ, ओके। हुँ। यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। आज मुस्लिम अगस्त राइट डे है, मुस्लिम वुमेन्स के लिए राइट डे की बात चल रही है। तो हुँ। आज मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 आया था, जिसके तहत अपन लोग देखते हैं ना, ट्रिपल तलाक बैन कर दिए गए थे, हुँ। कि ट्रिपल तलाक कोई नहीं दे सकता। और बाय द वे ट्रिपल तलाक में भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। ट्रिपल तलाक का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार ने हर प्रकार के ट्रिपल तलाक को रोक दिया। हुँ। केंद्र सरकार ने अलग-अलग तरीके से मुस्लिम्स में ट्रिपल तलाक होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 1-1 महीने में 1-1 तलाक बोला जाता है, तब तीसरे महीने में जाके तलाक होता है। हुँ। सॉरी। केंद्र सरकार ने केवल उस ट्रिपल तलाक को बैन किया है, जिसको तलाक़-ए-बिद्दत कहा जाता है। मतलब एक बार में 3 बार तलाक, तलाक, तलाक बोल दिया, तुरंत तलाक। हुँ। उस तलाक को रोकने के लिए मुस्लिम जो वुमेन्स हैं उनके प्रोटेक्ट करने के लिए उनके राइट्स को, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 लाया गया था और हुँ। वो आज ही के दिन पास हुआ था। तो इसीलिए 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे मनाया जाता है इंडिया में। हुँ? ओके। हुँ। जो अभी दूसरी साल है आज इसकी बाय द वे। हुँ। एक न्यूज़ और आई है छोटी-सी, हुँ। कि डीएसआर, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था अभी हाल में पंजाब के एरिया में। तो उससे देखा गया कि वहाँ के जहाँ पे भी डीएसआर यूज़ किया जा रहा था, वहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ गया है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन काफ़ी रिस्पेक्टिवली काफ़ी बढ़ा है। हुँ। और वहाँ की क्वालिटी भी बढ़ी है। जो राइसेज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी बढ़ी है। जो पंजाब हुँ। के पैडी फार्मर्स हैं, वो इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे थे और देखा जाए धीरे-धीरे करके और ज़्यादा, बट बेसिकली देखा जाए ये चीज़ें अपने पूरे देश में हर जगह होनी चाहिए। हुँ। लेकिन ये पंजाब और हरियाणा तक ज़्यादातर चीज़ें सिमट के सीमित होके रह गई हैं। जबकि हुँ। होना ये चाहिए धीरे-धीरे करके पूरे देश में फैले, जिससे इनसे ऑलमोस्ट हर किसी को फ़ायदा मिले। हुँ। हुँ। एट द एंड एक छोटी-सी न्यूज़ और है एक जगह, कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इंडिया के जो अकाउंट सँभालेंगे। जैसे अपन लोग देखते हैं ना कि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं, उसके बाद कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे ही कंट्रोलर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है, जो हुँ। इंडिया के अकाउंट्स सबको सँभालता है, जो कैग के अंतर्गत ही आता है बाय द वे। हुँ। ये नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट नियुक्त कर दिए गए हैं दीपक दास। एक न्यूज़ और आई है
कि तकरीबन इंडिया के पिछले 1 महीने से लगातार केसेस घट रहे थे कोरोना के। हुँ, पिछले 1 हफ्ते में 40,000 के पार पहुँच गए हैं केस दोबारा से, हाँ, पिछले 7 दिन में। हुँ, और इंडिया में देखा जाए अभी केवल और केवल 31 जुलाई तक केवल और केवल 10% लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। हुँ, और 42 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हाईली पॉजिटिव हैं। केंद्र सरकार सोच रही है कि उन पे कुछ कड़े नियम लिए जाएँगे, कि अभी स्प्रेड होने से अपन लोगों को इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा वरना थर्ड वेव का खतरा भी है। हुँ, और एक ग्राफ भी छपा हुआ है द हिंदू में इसको लेके। हुँ, तो इतना ही था जो इस न्यूज़ में जानना ज़रूरी था। दैट्स ऑल। ओके, ओके, एग्ज़ाम्स के हिसाब से देखा जाए तो ये एक न्यूज़ और ज़रूरी है। हुँ, अब कौन-कौन आज से? के पेपर के हिसाब से देखा जाए तो हुँ, द हुँ, हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एडिटोरियल्स, दैनिक भास्कर, इन सब में यही न्यूज़ हैं जो हुँ, एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं और जो जानने के लिए भी ज़रूरी है। जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है। इवन हुँ, दो जो जो एग्ज़ाम्स ऐसे भी लोग हैं जो एग्ज़ाम्स नहीं भी दे रहे हैं, उनको भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि करंट में आगे पीछे उनके चल क्या रहा है। एक हाँ, अवेयर सिटीज़न का मतलब ही ये होता है कि तुम्हारे आगे पीछे चल क्या रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो कम से कम। हुँ, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब आज की न्यूज़ में केवल इतना ही था जो जानने के लिए ज़रूरी था, 1 और 2 तारीख की न्यूज़ में, 1-2 अगस्त के। हुँ। तो अपन लोगों ने सब कवर कर ली। ओके।